हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। और आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि LT ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सभी कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। 28 जुलाई से जो है फॉर्म भरे जाएंगे, तो फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं। लेकिन हाँ, जितने लोगों को पता है कि हाँ उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब कुछ सही है, तो वो लोग आज ही से जो है अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो अभी भूले भटके हैं वो तैयारी फिर से शुरू कर दें, और जो कर रहे हैं तैयारी वो और अच्छी तैयारी करें। क्योंकि देखिए, वैकेंसी तो यूपी में वैसे भी नहीं आ रही है, बस 7 सालों के बाद ये मौका मिला है, तो हर कोई जो है अपना बेस्ट ही देगा। और पता नहीं कितने सालों से लोग लगे हुए हैं। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग अगर ये चांस आपके मतलब सामने आया है, आपके हाथ में आया है, तो इसको आप गवाइएगा मत, लापरवाही मत कीजिएगा। आप देख ही रहे हैं, एक एग्ज़ाम होने के बाद दूसरे एग्ज़ाम की इंतज़ारी करते करते 5 साल 6 साल पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो अभी जो मौका मिला है ना, उसको गोल्डन चांस समझिए और अपनी तैयारी में दिन रात एक करके लग जाइए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो बेहतरीन से बेहतरीन आप सभी का रिजल्ट आए और उसमें आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी मैं क्लास की भी शुरुआत करती हूँ, और आज हमें पढ़ना है रासो साहित्य। तो आइए देखते हैं रासो साहित्य। और जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, पहले आप वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो ही आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोज डेली पानी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रासो साहित्य। इसमें पहला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया था। ये भी प्रश्न बनता है कि रासो साहित्य का जो विवरण है वो किस काल के अंतर्गत दिया गया था? वीरगाथा काल के अंतर्गत। और ये दिया किसने है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। ये भी प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है बीसलदेव रासो को। ध्यान रखिएगा, वीर गीत परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो शुक्ल जी के अनुसार किसको माना गया है? तो बीसलदेव रासो को माना गया है। आगे देखिएगा, विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। अब ये जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति इन लोगों ने बताई है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। यहाँ से भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इन सभी शब्दों को हम याद करते हैं। किसने जो है रासो शब्द के लिए कौन सी, मतलब इसका मूल शब्द क्या माना है, किस विद्वान ने? तो सबसे पहले आते हैं गारसादा तासी। गारसादा तासी की अगर हम बात करें तो इन्होंने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसका जो मूल शब्द है वो राजसूय से माना है। तो तासी ने किससे माना है रासो शब्द की व्युत्पत्ति? राजसूय से माना है। कैसे याद करेंगे इन्हें? तो देखिए, कहा जाता है जहां ताश खेला जाए, ताश पत्ते आप लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित होंगे इस चीज से। तो कहते हैं जहां ताश खेला जाएगा वहां का जो राज है वो शून्य हो जाएगा। वहां भाई ताश लोग खेलेंगे तो उसमें जुआ में पैसे उड़ाते हैं ना, जुआ खेलते हैं तो पैसे उड़ाते हैं। तो जब पैसे उड़ाएंगे, पैसे की बर्बादी करेंगे, तो आपका राज क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। वहां पे कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई भी विकास नहीं होगा। तो कहते हैं जहां पर लोग ताश खेलते हैं, जहां पर ताश खेला जाएगा वहां का राज जो है हमेशा शून्य रहेगा। वहां का राज्य कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कभी प्रगति की ओर नहीं जाएगा, हमेशा शून्य ही पड़ा रहेगा। इस तरीके से आप याद करेंगे, राज शून्य रहेगा यानी कि राजसूय। ये किसने माना? तासी ने माना, जहां पे ताश खेला जाएगा। तो गारसादा तासी का हो गया ना कनेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अगले हैं हर प्रसाद शास्त्री।
इन्होंने राजयश से माना है, राजयश से माना है रासो शब्द की व्युत्पत्ति हरिप्रसाद शास्त्री ने। कैसे याद करेंगे? तो कहते हैं हरि का प्रसाद, हरिप्रसाद शास्त्री है ना, तो याद करिएगा हरि का प्रसाद खाने से राजयश मिलता है। अगर आप हरि का प्रसाद खाएंगे तो आपको राजयश की प्राप्ति होगी। तो राजयश कैसे मिलेगा? हरि का प्रसाद खाने से। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे बात करें नरोत्तम स्वामी। तो नरोत्तम स्वामी ने जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से या फिर रसिक से माना है। यहाँ पे ऑब्लिक कर दीजिए, रसिक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं रसिक भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, पर आप समझ जाइएगा, रसिक लिखा है, ठीक है। नरोत्तम स्वामी के द्वारा जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो रासक या फिर रसिक से मानी जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नरोत्तम स्वामी के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं कविराज श्यामल दास। और कविराज श्यामल दास की बात करें तो इन्होंने किससे माना है? इन्होंने रहस्य से माना है। कविराज श्यामल दास ने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रहस्य से मानी है। और आगे देखिएगा काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने भी रहस्य से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ से लीजिएगा, यहाँ लिखा है ना कविराज श्यामल दास, यहाँ से आप लीजिएगा श्याम, और यहाँ लिखा है काशी प्रसाद जायसवाल, तो यहाँ से लीजिएगा काशी से लीजिएगा काश। कहते हैं इसको कनेक्ट कीजिएगा, काश श्याम का कोई रहस्य जान पाता। ट्रिक क्या है? काश, काश से हो जाएगा काशी प्रसाद जायसवाल, काश श्याम का कोई रहस्य जान पाता। श्याम से श्यामल दास, रहस्य यानी कि रहस्य इन्होंने माना है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। तो कहते हैं ना भाई, भगवान का रहस्य कोई जान पाया है? आपने जाना है कृष्ण जी का क्या रहस्य रहा है? नहीं जाने हैं ना। उनकी जो लीलाएं वो करते थे, किसी को पता था उनके रहस्य के बारे में? किसी को नहीं पता था। तो उसी से कह सकते हैं ना कि काश श्याम का कोई रहस्य जान पाता। तो रहस्य किसने माना? श्यामल दास, और काश से काशी प्रसाद जायसवाल। नेक्स्ट में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो भाई इंपॉर्टेंट ही है। रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है? इन्होंने रसायन से माना है। रसायन से रास, और रास या फिर रासो हुआ, ठीक है। तो ये तो आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो इनको याद कर लीजिएगा। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। आगे देखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो इन्होंने रास शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। रास शब्द से कैसे याद करेंगे? जो नंद हैं, नंद दुलारे जो हैं, वो क्या करते थे? वो रास रचाते थे। नंद दुलारे जो हैं, नंद के जो दुलारे हैं वो रास रचाते थे, ठीक है। नंद के दुलारे यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी, और वो रास रचाते थे, आप सभी को पता है। तो नंद के दुलारे रास रचाते थे, यानी कि इन्होंने रास शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी है रासों की। नेक्स्ट में देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने भी रासक से ही इसकी उत्पत्ति मानी है। अभी हमने पढ़ा है नरोत्तम स्वामी को, और अब यहाँ देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक से मानी है। आगे देखिएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने जो है इसकी उत्पत्ति राउस या रस से मानी है। किससे मानी है? राउस या रस से। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे है राम स्वरूप, स्वरूप उ आया है ना, और राउस में भी यहाँ पे उ आया है कि नहीं? यहाँ पे देखिए राउस में उ आया है और राम स्वरूप में भी उ है। तो यहाँ से दोनों को आप कनेक्ट कर लीजिएगा। राम स्वरूप में उ शब्द को कनेक्ट कीजिएगा, और जहाँ पे उ मिलेगा वही शब्द इन्होंने माना है, राउस माना है। नेक्स्ट में देखिएगा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है रासक से माना है। इन्होंने भी रासक से इसकी जो है व्युत्पत्ति मानी है रासों की। माता प्रसाद गुप्त की बात करें तो इन्होंने भी रासक से ही इसकी व्युत्पत्ति मानी है। नेक्स्ट में है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो ये मानते हैं रासक से, रासक से हुआ रास, रास से हुआ रासा, रासा से बना रासु, और रासु से बना रासो।
इतने क्रम में चले तब जाके रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो गणपति चंद्रगुप्त भी रासक से मानते हैं। अच्छा, रासक से मानने वाले कितने लोग हैं? आपने देखा, नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर दशरथ ओझा, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्रगुप्त। इतने लोग जो है मानते हैं। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? इन सभी को आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, अगर आप पेन लेके बैठे हैं तो उस ट्रिक को आप फटाक से नोट भी कर लीजिए। मैं बोलती हूँ, ट्रिक है, नरों में जो उत्तम है दशरथ, नरों में उत्तम है जो दशरथ, उनकी माता ने 1000 बार गणपति की पूजा की रासक बनकर। एक बार फिर से सुनिएगा, नरों में उत्तम है जो दशरथ, उनकी माता ने 1000 बार गणपति की पूजा की रासक बनकर। रासक लास्ट में आया। अब हम इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे? मैंने पहले पढ़ा है नरों में, तो नरों से हो जाएगा नरोत्तम स्वामी। नरों में उत्तम है जो दशरथ, दशरथ से क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा हो जाएगा। उनकी माता, माता से क्या हो जाएगा? माता प्रसाद गुप्त हो जाएगा। 1000 बार, 1000 बार से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। गणपति की, गणपति चंद्रगुप्त, गणपति की पूजा की रासक बनकर, यानी कि इन लोगों ने रासक शब्द माना है। समझ में आया कैसे इसको कनेक्ट किया गया? आप भी इसको लिख के और अच्छे से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा किसने क्या माना है। आइए आगे बढ़ते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। अब देखेंगे रासो साहित्य के प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार क्या क्या हैं। ठीक है, उनके रचनाकार कौन कौन हैं, उनका समय क्या है, भाषा क्या है, काव्य रूप क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए एक कॉलम बना है, आप देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कवि दलपति विजय की। दलपति विजय जो है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है खुमाड़ रासो। दलपति विजय की रचना है खुमाड़ रासो। समय क्या है? 9वीं सदी इसका समय है। रस की बात करें तो ये एक वीर रस है। अध्याय इसमें नहीं है। भाषा की बात करें तो ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और ये एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। देखिए इसको याद करें, कैसे करेंगे? दलपति विजय की रचना है खुमाड़ रासो। आपने देखा होगा जब आपस में दो लोगों में लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं, जब अपने कहते हैं आना, जब कोई किसी दूसरे के घर पे आके कुछ बोलता है ना कि आपके बेटे ने ऐसा किया वैसा किया, तो जब वो उधर से प्रतिक्रिया देते हैं तो कहते हैं कि आना हमारे दल में, आइएगा हमारे दल में, आपको वहीं पे खुन के गाड़ देंगे, वहीं पे खन के गाड़ देंगे। ठीक है, हमारे दल में आना, वहीं खुन देंगे तुम्हें। दल से हो जाएगा दलपति और खुन से हो जाएगा खुमाड़ रासो। गुस्से में लोग बोलते नहीं है, आना हमारे दल में, हमारे दल यानी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में आना, तो वहां बताएंगे हम तुम्हें कि हम क्या चीज हैं, बोलते हैं ना गुस्से में। तो वैसे ही कनेक्ट करिएगा कि हम आओगे, अगर हमारे दल में आओगे ना तो वहीं तुमको खन के गाड़ देंगे, खन देंगे, खन से खुमाड़ रासो कनेक्ट हो जाएगा। और 9वीं सदी का समय है इसका, और ये वीर रस है भाई, युद्ध की, ऐसे पढ़ने से ही लग रहा है लड़ाई वड़ाई की बात से कनेक्ट किया है, तो इसमें वीर रस आ भी गया। और राजस्थानी भाषा है, प्रबंध काव्य है। आगे देखिएगा नरपति नाल। नरपति नाल की बात करें तो इनकी रचना है बीसलदेव रासो। रचना क्या है? बीसलदेव रासो। 1212 ईस्वी में लिखी गई रचना है। रस है श्रृंगार रस। नरपति नाल जो है श्रृंगार रस में लिखा गया है। ये प्रश्न बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये श्रृंगार रस की रचना है और ये 4 खंडों में विभक्त है। नरपति नाल की जो रचना है बीसलदेव रासो 4 खंडों में विभक्त है और ये वही रचना है जो वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार। और ये एक वीर गीत है। कैसी रचना है? एक वीर गीत है। कैसे कनेक्ट करेंगे? जो नर होते हैं, नर ही विष देते हैं। नर जो है वही विष देते हैं। भाई पहले के टाइम में स्त्रियां तो बाहर जा नहीं पाती थी, नर ही जाते थे, तो वही जो है कहीं से भी जड़ी बूटी इकट्ठा करके विष वगैरह दे देते थे अपने दुश्मनों को। तो नर जो है वो विष देते थे। तो नर से याद हो जाएगा नरपति और विष से बीसलदेव रासो। आगे है जगनिक। जगनिक की जो रचना है वो है परमाल रासो, जिन्हें हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। 1230 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है। इसका समय है,
ये एक वीर रचना है, मतलब वीर रस की रचना है। इसके रस की अगर हम बात करें तो ये वीर रस में लिखी गई है और ये भी एक वीर गीत है। ये भी एक वीर गीत है, आलाखंड, जो परमाल रासो है और ये वर्षा ऋतु के समय गाई जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है जगनिक, जगनिक से जग लीजिएगा, परमाल से माल लीजिएगा। जब हमें किसी का माल चुराना होता है तो क्या करते हैं हम? हमें रात भर जगना पड़ता है। जगना पड़ता है कि नहीं, कि सामने वाला कब अपनी पलक झपकाए और हम जाके उनके घर से उनका माल चुरा लें, कहते हैं ना। तो यहीं से आप इनको कनेक्ट करिएगा, दूसरे का माल चुराना है तो जगना पड़ेगा। जगने से जगनिक और माल से परमाल कनेक्ट हो गया और इसका नाम है आलाखंड। आगे देखिएगा चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई की बात करें तो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, सभी भली भांति परिचित भी हैं। ये वीर श्रृंगार रस में है, वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रस का प्रयोग हुआ है। इसमें 69 सर्ग है। सर्गों की बात करें तो इसमें 69 सर्ग हैं। ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। भाषा क्या है इसकी? डिंगल है, ध्यान रखिएगा। इसकी भाषा जो है पूछी जाती है, डिंगल भाषा है और ये प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट में है केदार भट्ट। केदार भट्ट की बात करें तो इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश, 1224 ईस्वी में लिखी गई है, वीर रस है। और काव्य के रूप की बात करें तो ये भी एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, फिर है मधुकर भट्ट। मधुकर भट्ट की रचना है जयमयंक जस चंद्रिका, 1243 ईस्वी की रचना है और ये भी प्रबंध काव्य है। देखिए केदार भट्ट, केदार छोटा शब्द है, मधुकर बड़ा शब्द है। इसमें 3 ही शब्द हैं, 3 वर्ड है, इसमें 4 हैं। तो केदार भट्ट जयमयंक प्रकाश छोटा आया, मधुकर भट्ट मधुकर बड़ा है तो इसमें बड़ा नाम आ गया जयमयंक जस चंद्रिका। इससे आप समझ के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सारंगधर। सारंगधर की बात करें तो इनकी रचना है हम्मीर रासो और ये रचना जो है इसके विषय में और कोई विशेषता इनकी नहीं बताई गई है। सारंगधर किसकी रचना है? हम्मीर रासो की है। फिर है नल सिंह। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो, जो कि एक वीर रस में लिखी गई रचना है। इसमें टोटल 42 छंदों का प्रयोग किया गया है और ये भी एक वीर गीत काव्य है। कैसा काव्य है? तो वीर गीत काव्य है। कौन? विजयपाल रासो, ध्यान रखिएगा। फिर आगे है श्रीधर। श्रीधर की रचना है रणमल छंद, ये बहुत बार पूछा गया है ये वाली रचना। श्रीधर जो है ये रणमल छंद, मतलब श्रीधर की जो रचना है वो है रणमल छंद, 1454 ईस्वी में लिखी गई है, वीर रस में लिखी गई रचना है। इसमें टोटल 70 छंद हैं। भाषा इसकी क्या है? डिंगल है। जैसे पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है, वैसे जो है रणमल छंद। अब रणमल यानी कि रणभूमि में बात हो रही है, युद्ध वगैरह की बात हो रही है, तो ये भी इसकी भी भाषा क्या हुई? डिंगल हुई। और ये भी एक वीर गीत काव्य है। ध्यान रखिएगा काव्य कैसा है? वीर गीत काव्य है। ये चीज ध्यान रखिएगा कौन वीर गीत है और कौन सा प्रबंध काव्य है। तो इनको कैसे याद करेंगे? कहते हैं भैया रण, जब आप अगर रणभूमि में आएंगे ना तो रणभूमि में क्या होंगे? सीधे सिधर जाएंगे। सीधे क्या होंगे? सीधे सिधर जाएंगे, लोक परलोक में चले जाएंगे। कहते हैं ना भैया रणभूमि में गए थे, रणभूमि में लोगों ने इतना मल दिया कि वो सीधे सिधर गए। ठीक है, आप वहीं सिधर जाएंगे अगर रण में आए तो रण से रणमल हो जाएगा और सिधरने से श्रीधर हो जाएगा, कनेक्ट हो गया आसानी से। तो ये थे रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनके ग्रंथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनेगा, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। कवि हो, रचना हो, समय हो, रस हो, अध्याय हो, भाषा हो या फिर उनके काव्य रूप हो, जो भी है सारा का सारा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये प्रश्न बनता है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया है और ये भी आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य किसको माना है। तो जब प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को माना है तो प्रथम महाकाव्य भी इन्हीं को मानेंगे, इन्हीं की जो रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक
प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। ये कथन कई बार पूछा गया है और हम जो है यहाँ पे प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को देखकर रामचंद्र शुक्ल को लगाते हैं। असल में ये गलती मैं खुद करी हूँ 2-3 बार, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ध्यान रखिएगा, ये मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि, वास्तविक की अगर बात आ जाएगी तो आंसर जो है आपका चेंज हो जाएगा। वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है, ये बात कहा है मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो कि निम्नांकित है। देखते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में क्या क्या मतभेद है, उनको देखते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो है इनके प्रमाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की लिस्ट है, जो कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक और किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो प्रमाणिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड। ये 4 विद्वान आते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है, किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक कहा है और किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो प्रमाणिक में ये 4 लोग आते हैं। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबके नाम हम याद कैसे करें। तो याद करने के लिए एक ट्रिक है, जो प्रमाणिक मानते हैं उनकी ट्रिक है, श्याम मोहे मिस करो। श्याम मोहे मिस करो। श्याम से हो जाएगा श्याम सुंदर दास, मोहे से हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिस से हो जाएगा मिश्र बंधु और करो से हो जाएगा कर्नल टॉड। कनेक्ट हुआ? श्याम मोहे मिस करो, यहीं पे आप लिख लीजिए पेन से, ताकि कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। प्रमाणिक वालों की जो ट्रिक है वो है श्याम मोहे मिस करो। अब बात करते हैं अप्रामाणिक। कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अप्रामाणिक माना है? तो इसमें आ जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, बुलहर और मुरारी दान। ये इतने लोग हैं जिन्होंने अप्रामाणिक माना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का सुन के आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इन्होंने तो भाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य ही पृथ्वीराज रासो को माना है और इधर आके इन्होंने अप्रामाणिक कर दिया है। ये खुद कंफ्यूज हो गए है कि नहीं? तो भाई ध्यान रखिएगा, अब जो पुस्तक में लिखा है, जो इन्होंने लिखा है, हमें पढ़ना वही है। हो सकता हो पहले उन्होंने प्रमाणिक माना, बाद में जो बुलर महोदय थे इन्होंने अप्रामाणिक जब कहा तो उनके आधार पर उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनको ध्यान में रखते हुए रामचंद्र शुक्ल भी उनके साथ उनके सहमति में शामिल हो गए, तो इन्होंने भी अप्रामाणिक घोषित कर दिया हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने भले ही पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है, लेकिन इस ग्रंथ को उन्होंने अप्रामाणिक माना है। तो आपने यहाँ पे जो इतने कवियों के जो नाम देखे हैं, इनकी जो ट्रिक है वो क्या है, चलिए इनकी भी ट्रिक हम बताते हैं और उस ट्रिक को आप वहीं पे लिख लीजिएगा। इनकी ट्रिक है, राम की गौरा देवी को भूले श्यामल मुरारी आप। राम की गौरा देवी को भूले श्यामल मुरारी आप। तो राम से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, राम की गौरा, गौरा से हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, राम की गौरा देवी, देवी से हो जाएगा देवी प्रसाद, को भूले, भूले से भूले, भूले से बुलहर लिखा है ना, तो बुलहर करिएगा, भूले से बुलहर को करिएगा, भूले श्यामल दास, श्यामल दास से श्यामल दास, मुरारी, मुरारी से मुरारी दान। कनेक्ट हो गया सब? तो ट्रिक क्या है, राम की गौरा देवी को भूले श्यामल मुरारी आप। कनेक्ट हो गया सारा। इन्होंने अप्रामाणिक माना है। अब बात कर देंगे अर्ध प्रमाणिक की। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले आचार्य हैं मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। 4 विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इनकी ट्रिक है, इनकी ट्रिक भी आप लिख लीजिएगा। 1000 मुनियों ने दशरथ की आधी बात सुनी। 1000 मुनियों ने दशरथ की आधी बात सुनी। सुनी से हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी।
देखिए हजार मुनियों ने, हजार से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजार मुनियों ने, मुनि से हो जाएगा मुनिजन विजय। तो हजार मुनियों ने दशरथ की, दशरथ ओझा। आधी बात सुनी, आधी से हो जाएगा अर्ध प्रमाणिक और सुनी से हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। तो कनेक्ट हो गया। हजार मुनियों ने दशरथ की आधी बात सुनी, आधी से अर्ध प्रमाणिक को कनेक्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक किसने पृथ्वीराज रासो को माना है, तो इन सभी पॉइंट को हमने देख लिया है। कौन कौन से लेखक हैं जो प्रमाणिक मानते हैं, कौन कौन से हैं जो अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट दिया है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। देखिएगा, पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्नलिखित है। देखिएगा, अगर टोटल छंदों की बात की जाए तो टोटल इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मुख्य छंद जो है उसमें है आपके कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंद। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जो चंद बरदाई हैं इनको छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को जो है सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मिलता है जो कि विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। प्रश्न बनता है कि कीर्तिलता, विद्यापति की रचना जो कीर्तिलता है उसको भृंग भृंगी संवाद के रूप में किसने माना? तो उसका भी जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन वो विद्यापति की रचना है भृंग भृंगी संवाद, कीर्तिलता, ठीक है। और यहाँ पे है पृथ्वीराज रासो को इन्होंने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। आगे देखिएगा, डॉक्टर बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। तो सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किसने किया? तो डॉक्टर बुलहर ने, ठीक है। और जब इन्होंने इसको अप्रमाणिक घोषित किया तो इनके साक्ष्य को देखकर लोग इनके पीछे पीछे चले आए और रामचंद्र शुक्ल भी उसमें शामिल थे, उन्होंने भी अप्रमाणिक मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये जो है कश्मीरी बात करें बुलहर की, तो इन्होंने जो है सबसे पहले कश्मीरी कवि, एक कश्मीरी कवि थे जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। इसी के आधार पर जो है 1857 में इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। प्रश्न बनता है कब अप्रमाणिक घोषित किया? तो 1857 में। किस रचना के आधार पर? तो पृथ्वीराज विजय के आधार पर। और पृथ्वीराज विजय किसकी थी? जयानक की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो को चंदबरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया। तो ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसको चंदबरदाई ने पूरा नहीं लिखा था, इनके पुत्र ने जाके इनको पूरा किया था और इनके पुत्र का नाम है जलहड़। आगे देखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है? यह, यानी कि पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये कथन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है या फिर राजनीतिक महाकाव्य किसने कहा है? तो ये कहा है बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मास का वर्णन नरपतिकृत बीसलदेव रासो में मिलता है। ये वही बीसलदेव रासो है जो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ शुक्ल जी ने माना है, जिसको बीसलदेव रासो। और ये रचना है नरपति नाल की। और इसी बीसलदेव रासो में सबसे पहले हिंदी में 12 मासा का वर्णन मिलता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। जो कैमास वध है ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है ये समय में विभक्त है। सर्गों की बात करें तो इसमें जो सर्ग है वो समय में लिखा गया है, और ये किस में विभक्त है? तो ये समय में विभक्त है, आप जानते हैं। और टोटल इसमें समय कितने हैं? तो 69 समय में ये रचना जो है लिखी गई है।
आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ वीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। फिर से मैंने वही लाइन पढ़ दी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट है, परमाल रासों में आलह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। जो परमाल रासो रचना है, जिसे हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं, इसमें जो है आलह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, आलह खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। कहते हैं ये जो आल्हा खंड है, आल्हा खंड को सबसे पहले 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा खंड कहाँ पे गाया जाता है? सबसे पहले तो जानिएगा कि बरसात ऋतु में, वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है, और ज्यादातर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। क्या? आल्हा खंड। तो यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने देख लिया पृथ्वीराज के संदर्भ में, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। और कल हम बात करेंगे विद्यापति के विषय में, उनकी रचनाओं को देखेंगे, उनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कल हम देखेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आप शुरू से अंत तक मेरी क्लास को देखते आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो भी बनाने में और ट्रिक को कनेक्ट करने में, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है, तो जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँ और चीज़ों को याद कराने का प्रयास करूँ। वैसे ये जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वन लाइनर के रूप में, ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको मतलब देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस पुस्तक को तो आप अच्छे से पढ़िए ही पढ़िए। इसीलिए मैंने इस पुस्तक को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का जो है प्रयास किया है। और जैसा भी होगा बताइएगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो भी आप बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो जो भी रहेगा आप अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा कमेंट के ज़रिए। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे विद्यापति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।